इस चैनल ने मैं दाव पे लगा के ये वीडियो बनाऊं। आप मेरी पिछली जितनी वीडियो देखी होंगी, आपने कोई ऐसा झूठा मामला कोई ऐसा नजर आया नहीं होगा भी जगदीप ने कोई झूठी वीडियो बनाई हो। ये जो एजुकेशन वाली बातें हैं, ये हम हमारे भविष्य के बारे में सोच कर चला। तो उम्मीद करूं कि आप थोड़ा सा विश्वास रखो और आप एक पेरेंट्स, बच्चे ने भी ना लाओ, पेरेंट्स खुद यहाँ आओ, सर से एक बार बात करो। बालका में आपने के चीज दिखी, अक सिर्फ सिलेबस कवर कराने तक रहे। नहीं देखो, अब गैदरिंग के हिसाब से रिजल्ट आ ही जावे हैं। वो तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आंकड़ा फिक्स करा। एक सिंगल बैच भी ऐसा नहीं होता जिसमें से सिलेक्शन नहीं होते। उसमें आर्मी वाले भी आ लिए, उसमें एसएससी वाले भी आ लिए, एस्टेट वगैरह के भी लिए। हर किसी से अगर आपके पास 150 200 बच्चे हैं तो उसमें से सिलेक्शन तो निकलने हैं। वो कंसेप्ट का आज तक कभी क्लियर हुए ही नहीं। हाँ, अगर मतलब आपका उसके ऊपर ध्यान अच्छे से नहीं दे रखा ना, तो बेसिक्स का मामला आपका ढीला ढाला ही रहा है। छुट्टी के बाद स्टाफ चला जाता होगा घर, फिर किससे पूछे बच्चे? स्टाफ यहाँ रहा है सर, 4 टीचर हर वक्त रहे हैं। हॉस्टल में ही रहे हैं? क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट है। हाँ, मेरा छोटा भाई है, वो उसका सब्जेक्ट है, मैडम है उनका अपना एक सब्जेक्ट है। जो टीचर आवे हैं, दूसरे टीचर आवे हैं, जो 2 टीचर शाम में आवे हैं, जो टीचर सुबह आवे हैं वो अपना 1:30 बजे निकल जावे हैं। तो टीचर्स का इशू नहीं आता। टीचर तो आपने अगर बच्चे ने रात को 11 बजे भी चाहिए तो भी मिलेगा टीचर। पिछले सेशन में थे बच्चे हमारे पास +2 में, तो उनका अच्छा स्कोर है, 94 नंबर इंग्लिश में। लास्ट ईयर में जहां से उनका 10वीं का था, उड़ता आ रहे उनके सारे 64 नंबर, 64 तक 94 तक पहुंचे। 64 नंबर दे करके इसने देख लियो कब्बू मारता गेड़ा दिया जाता। हाँ, तो रगड़ा पट्टी अच्छी हो गई यार। नहीं तो डराओ आप। रगड़ा पट्टी का मतलब नहीं होने के आप पिटाई करा है, मतलब जो पनिशमेंट ला लो या सजा ला लो, ये है कि तुमने यू काम नहीं करा तो अब इस क्वेश्चन को तू 3 बार लिख के दिखा। हाँ, ये सवाल है, इसको इस पूरी यूनिट ना आप 2 बार करके दिखाओ। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश की एक्सरसाइज है, इनको 3 बार करके दिखा, 2 बार करके दिखा। और रिपीटेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, वो टिप्स पे याद हो जाए, सारी टिप्स पे याद हो जाए, लॉजिक समझना शुरू कर दिया बच्चे। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज जींद का एक गांव जुलानी, जहां पर आपने नाम सुना होगा अरफुल जाट जुलानी, उसे गांव में हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ हैं हमारे टीचर श्री रविंद्र सारण जी। सर नमस्कार, प्रणाम। जय सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम दुरुस्त जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। पीछे आपने दिखा लग रहा है गुरुकुल अकेडमी। अब ये गुरुकुल अकेडमी क्या है, आपने नाम बहुत सुना होगा। और मेरे ख्याल से जब हम भी घने बड़े तो नहीं थे, लेकिन 10-15 साल से इस अकेडमी का नाम सुनता हूँ। कितने साल से सर अपनी अकेडमी? 2011 से सर। 2011 से, हाँ, तभी 10-11 साल का है ना मैंने। बहुत सारी चर्चाएं इस इंटरव्यू में है। ये इंटरव्यू स्पेसिफिक किन के लिए है? जिनके बच्चे 8वीं पास करके अब आगे के बारे में सोचा है, भाई 9वीं किस स्कूल में एडमिशन लेवा, 10वीं कित करा, 11वीं कित करा और 12वीं कित करा। इन 4 क्लास पे ये इंटरव्यू है। मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू आप अगर देखोगे, बच्चे भी देखें और उनके माँ बाप स्पेसिफिक, वो इस इंटरव्यू को जरूर देखें। और इस इंटरव्यू को जगदीप शर्मा यूट्यूबर नहीं, एक एज ए पेरेंट्स आज मास्टर जी से बात करेंगे। मतलब एक माँ बाप के मन में क्या जिज्ञासा है, वे सवाल लेके आज मैं मास्टर जी के पास आया हूँ। और सवाल वही जो आपके मन में भी है। सर जी, करा बातचीत शुरू? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शुरू करें। एज ए पेरेंट्स मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, करो। क्योंकि हम सारी जिंदगी कमान दे रहा हूँ, बड़ा खातर कमावा। अब 8वीं तक कमाया, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बड़का खातर लाग रहे हैं, लाख 2 लाख रुपए महीना फीस साल के हम सबमिट करावा। कब तक करावा? और आज इस एकेडमी का हमने पता चला, आपकी हुडा ग्राउंड में थी। हाँ, वहां पे फिर वो लॉकडाउन का सीन क्रिएट हो गया। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एकेडमी थी आपकी, बड़े स्तर पर आपने काम कर रखा था वहां पे। हाँ, एजुकेशन का मैं काफी टाइम से काम कर लग रहे हैं सर। 10 12 15 2023 तक वहां रहे हैं। उसके बाद अपनी जो नई बिल्डिंग है इसमें शिफ्ट हो गए जी। ओके। एक्सपीरियंस क्या रहा आपका भाई? बालका में आपने के चीज दिखी, अक सिर्फ सिलेबस कवर कराने तक रहे? नहीं देखो, अब वहाँ जो कॉम्प्लेक्स में अपने एकेडमी का सिस्टम था ना जी, तो वहाँ हमारे पास बच्चे आ गए थे कम्पिटिटिव एग्जाम के। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा है,
तो हमारी कंसर्न इतनी है कि बच्चे का जो सिलेबस उस एग्जाम का है उससे संबंधित टॉपिक क्लियर करवाए। उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 3, 4, 5 या 6 महीने का जो भी टाइम मिला है उसमें जितना भी बेस्ट आपने देना था वो दिया, उसके बाद एग्जाम होया, गैदरिंग के हिसाब से रिजल्ट आ ही जावे है। वो तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आंकड़ा फिक्स करा। एक सिंगल बैच भी ऐसा नहीं होता जिसमें से सिलेक्शन नहीं होते। उसमें आर्मी वाले भी आ लिए, उसमें एसएससी वाले भी आ लिए, एस्टेट वगैरह के भी लिए, हर किसी से अगर आपके पास 150, 200 बच्चे हैं तो उसमें से सिलेक्शन तो निकलने हैं। एमए इंग्लिश है आप? हाँ, मैं इंग्लिश से है सर हमारी, है ना। और बच्चा की साइकोलॉजी पे भी विशेष आपका फोकस रहा है। तो टीचिंग के अंदर सीन ये हुआ है कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस लंबा है तो चाइल्ड साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाए, जरूरत भी समझ में आनी हो जाए शुरू। अब एकेडमी का सीन ये है कि एकेडमी में जब बच्चे हैं बड़े, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, कई तो ऐसे भी थे जिन्हें एमए कर रखी है, लेकिन उनके बेसिक्स कमजोर है। एकेडमी शुरू करने से पहले स्कूल का एक्सपीरियंस है, स्कूल में पढ़ा करते तो कई बार तो कई टॉपिक तो इसे थे जो बच्चे तक हमने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा रखे हैं, वो ही आपने फिर एक कंपटीशन की क्लास में पढ़ाने पड़ रहे हैं। सिंपल सी ग्रामर है, सिंपल सी ग्रामर जो हम छठी तक पढ़ दिया। हाँ, सिंपल सी ग्रामर के अंदर है, बच्चे के अंदर ग्रामर के इशू हैं, बेसिक इशू हैं, बेसिक मैथ के इशू हैं, बेसिक साइंस के इशू हैं। उन्हें चीजा खातर वो स्कूल में पढ़ रहा है, उन्हें चीजा खातर बच्चा अकेडमी में आने लग रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि अकेडमी में आने के बाद कोई नई चीज पढ़ाने लग रहे हैं टीचर। उन्हीं चीजा ने थोड़ा सा रिफाइंड वे में, थोड़ा सा टेक्निकली शॉर्ट ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करके एक प्रेजेंटेशन मान लो उसने, एक टीचर है, उसने मार्केट में बैठा है तो उसका टीचिंग व्यवसाय भी साथ में। अब उसने अपनी सारी चीज जो है प्रोफेशनली प्रेजेंट करनी है, उसने अपना सब्जेक्ट भी प्रेजेंट करना है। तो चलो पढ़ाई का तो है मामला, जो भी पढ़ा वहां उसके अंदर ये चीज स्पष्ट रूप से नजर आनी शुरू हो जाए कि जो भी स्टफ है उसने पढ़ देना, चाहे 15 साल हो लिए, चाहे 12 साल हो लिए, बेसिक जो चीजें हैं उसमें सभी की प्रॉब्लम है। वो कंसेप्ट का आज तक कभी क्लियर हुए ही नहीं। हाँ, अगर मतलब आपका ने उसके ऊपर ध्यान अच्छे से नहीं दे रखा ना तो बेसिक्स का मामला आपका ढीला ढाला ही रहा है। और उस चीज के लिए यह चीज काफी देर से समझ में आवे है। देखो मतलब आप सपोज करो मेरा बच्चा 10वीं में है जी, क्योंकि यो इंटरव्यू में बीइंग ए पेरेंट्स आपसे करूं। हाँ, और उम्मीद है कि भाई जो सवाल अगर मैं मेरे बालक ने आप 10वीं में भेजूं, 11वीं में भेजूं तो मैंने क्या चाहिए है। हाँ, मेरे पास देने को सिर्फ 2 ही चीजें, एक बालक और एक फीस। 2 ही चीज है मेरे पास। आपके पास भी वही बात है। आप इस संस्था को क्या दोगे? एक तो अपना बालक दे दिया और टाइम पे आपने फीस दे दी। उसके बाद हमने आपसे उम्मीद बहुत है। हाँ, हर पेरेंट्स को उम्मीद हुआ है। बच्चा कई बार तो पेरेंट्स एक भ्रम की स्थिति में रहा है, जैसे 2 महीने 3 महीने बच्चा कोचिंग लेगा और नौकरी मिल जाएगी। मतलब ये मान के चले हैं कि आप 3 महीने 4 महीने 1 साल कोचिंग लो और बस नौकरी का मामला हो गया, सेट हो गया। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हुए हैं। बेसिक्स अगर कमजोर हैं तो साल भर में तो आपके बेसिक्स से कवर हुए हैं। अगर स्कूलिंग में जिस टाइम बच्चा पूरा जोन में हुआ है उस टाइम बेसिक्स कवर हुए बच्चे के, जो भी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है या फिर उसका बेसिक मैथ है या साइंस है, अगर उस टाइम उनके ऊपर काम हुआ है तो फिर आगे दिक्कत होनी आती। इसका मतलब ये हो गया कि आप एजुकेशन का पूरा सिस्टम न समझो। एक पेरेंट्स ने 10वीं 12वीं तक भी फीस दे रखी है, बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसने पीजी भी कर ली, उसके बाद फिर वो कोचिंग में जाओगा, वहां फिर फीस देने लग रहा है। कोचिंग में पढ़ेगा कि सेम सिलेबस है, सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस पढ़निया बच्चा चाहे कुछ भी हो, उसे सिलेबस को पढ़ने के बाद बच्चा डी ग्रुप में जाओगा, उसे को पढ़ने के बाद सी ग्रुप में जाओगा, उसी के पढ़ने के बाद बी ग्रुप में जाओगा। यूपीएससी वगैरह तक के सारे जितने भी एग्जाम क्वालिफाई होंगे वो सारे के सारे उसी सिलेबस में तो होंगे। वही छठी तक 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी आपने डिटेल में पढ़ी है, अच्छे से पढ़ रखी है, तो कोचिंग वगैरह का कोई इशू है ही नहीं। कोचिंग समस्या कहाँ आवा है? मान लो मेरा बच्चा एक दूसरे स्कूल में जावा है, वो स्कूल अच्छा है, बहुत अच्छा है, 8 से 2 बजे तक स्कूल में गया, मैं उसको यहाँ भेजूं, फीस तो वहां भी उतनी है, फीस तो यहाँ भी है मामला। एनसीईआरटी का सिलेबस करना है सारे ने, जितने भी बोर्ड हैं सभी के अंदर एनसीईआरटी के सिलेबस हैं जी। बोर्ड वाइज सिलेबस में चैप्टर
या उसकी जो डेप्थ है वह ऊपर नीचे उसका मामला सेम है। अभी अगर आपने एनसीईआरटी का सिलेबस क्लास वाइज डिटेल में बच्चे को पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, और बच्चे की समझ में वो सिलेबस आवे है, तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं रहती। फिर कोचिंग के है आपने जो सिलेबस छोड़ रखा है, आपने 10वीं क्लास करी, 10वीं क्लास के अंदर आपने सिर्फ वो सब्जेक्ट उठाए, वो टॉपिक उठाए जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज बढ़ाने खातिर इम्पोर्टेंट है। मार्केट के अंदर अब किताब आ रही है, अभी जनवरी का महीना है, जनवरी में स्पेसिमेन आ रहे हैं जी, बोर्ड की क्लास के 10वीं के भी, 12वीं के, मैथ साइंस के जी। उसके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है वो इस तरह का है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर इतना पढ़ लोगे तो आपके परसेंटेज बढ़ जाएगी, 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, 97% आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका बहुत सारा जो सिलेबस है वो बाईपास हो गया, 9वीं का हो गया, 10वीं का हो गया, 11वीं का हो गया, 12वीं का हो गया। अब सेम सिलेबस के अंदर से बोर्ड ने तो जो पूछना था पूछ लिया, अब उसके अंदर से जितने भी कमीशन हैं जहां एग्जाम होने हैं वो भी उसी सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पुट करेंगे। अब वो क्वेश्चन पुट करेंगे बारीकी से, उस बारीकी पे पहले काम हो नहीं रहा, अब उस चीज को समझने के लिए दोबारा फिर सेम सिलेबस आपने पढ़ना है। पैटर्न बदल जाएगा। अब अभी एग्जाम होगा, एचएससी ने कोई एग्जाम लिया, एसएससी ने कोई एग्जाम लिया, या एचटेट के भी जो एग्जाम होंगे, हाँ एचटेट वगैरह के एग्जाम होंगे, जितना भी है वो उठेगा वहीं से, छठी से प्लस 2। हाँ 10वीं 12वीं का सिलेबस में, मतलब 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस हो। एनसीईआरटी अगर वो ढंग से पढ़ रखी है तो यूं मान के चलो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। अगर वो चीजें छूट रही हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर आपने कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। कोचिंग सेम सिलेबस ने चैनलाइज करके आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर देगी। उड़ जाने के बाद भी सेम सिलेबस है, और कोई नई चीज नहीं है। सेम बेसिक्स मैथ पढ़ाओगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर होनी है, वही साइंस, बेसिक साइंस है, सारा कुछ वही है, थोड़ी बहुत चीज ऐड हुआ है, ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस अलग होगा। आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर जाओ, आप चंडीगढ़ जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप कोटा जाओ, कहीं जाओ, सेम किताबें हैं, सेम सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो आप अपने घर में बैठ के पढ़ लो, अपने पेरेंट्स के साथ पढ़ लो, अपने टीचर के साथ पढ़ लो, आप कहीं पर जाओ, पढ़ना वही है। पढ़ना तो वही है। आपने तो बालकत इतनी छूट दी भाई, हम आड़े आने की जरूरत नहीं, उड़े पड़ो। यहाँ की विशेषता अब हमारा जो तजुर्बा है पिछले 15 साल का, हाँ 15 साल का मान लो, स्कूलिंग से शुरू हुआ जी, उसके बाद एकेडमी कर ली जी, कोविड के बाद हमने अपनी बिल्डिंग में जो बच्चे शिफ्ट करे तो हमारे पास 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं। अब हमने, हमारे पास दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। एक तो इस सिलेबस में से बोर्ड के पूछेगा, अब सेम सिलेबस के अंदर से जहां भी एग्जाम देना है सिलेक्शन खातिर, एचएससी ने के पूछना है, एसएससी ने के पूछना है, या दूसरे जो एग्जाम होने उनमें के पूछना है, तो पढ़ाने का एंगल चेंज हो गया है उस चीज के अंदर। और वो सिलेबस सिर्फ 10वीं पास करने का जरिया नहीं है, वो पूरा का पूरा बेस है। अब सारे स्कूल पढ़ाओगे, जो भी शिक्षा के अंदर इन्वॉल्व है, टीचिंग में जो भी इतने भी इन्वॉल्व है, अपना बेस्ट देवे सारे के सारे। लेकिन मैं 10वीं करे पाछे या 12वीं करे पाछे, हर पेरेंट्स जो पैसा खर्च करने लग रहा है उसका एजेंडा नु को नहीं मेरा बालक 10वीं पास कर ले, मेरा बच्चा 12वीं पास कर ले। एजेंडा ये है कि मैं 10-12 साल के बाद जब मेरा बच्चा स्कूलिंग खत्म करे या कॉलेज खत्म करे, तो उसके बाद जो भी कहीं टेस्ट वगैरह होना है उसने क्लियर करे, और कोई भी जो ऐसी भी उसने मिले नौकरी, अपने तो हरियाणा में तो डी ग्रुप पे शुरू हो जाए मामला, ठीक बात है, डी ग्रुप की मिलो, सी ग्रुप की मिलो, पुलिस की मिलो, आर्मी की मिलो, कुछ भी मिलो, नौकरी चाहिए। तो अगर आपने नौकरी मिले है, आप एक बेस्ट टूल है, एक बेस्ट साधन है, आपने उस शेप में डाले है कि आप वो जो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें टेस्ट है, इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल जो भी है, उसने आप क्वालिफाई करो आसानी से, तो है बेस्ट। आपने अपनी एजुकेशन खत्म कर ली, खत्म करने के बाद आपने कहीं ना कहीं अप्लाई करना है जी, अप्लाई करना है, और वहां आप कमजोर महसूस करो, तो फिर जो भी खर्चा पेरेंट्स ने बच्चे के ऊपर कर रखा है, फिर वो सारा ढीला डाला हो गया। अब पेरेंट्स के सामने फिर दुविधा खड़ी होगी, या तो कोचिंग दुआओ, कोचिंग में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी टेस्ट क्लियर नहीं होया, अब आत्मविश्वास से डावाडोल होना शुरू हो जाए कि भाई पता नहीं बच्चा कर पाओगा कि नहीं कर पाओगा। अब आदमी
साइकोलॉजिकली फेयर और फाउस दोनों साधना अपनाने की कोशिश करे। ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊं और पढ़ाऊं और पढ़ाऊं और उसके बाद मेरा बच्चा इस टेस्ट ने कल के क्लियर करेगा। पैरेलल दोनों विचार चल रहे हैं, अगर क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं को दूसरा तरीका ढूंढ। दूसरा तरीका कई बार खुलेआम ये चीज बोल नहीं सकते, ठीक है, ये अंडरस्टूड से कंसेप्ट है। हाँ, अब मैंने मेरा बच्चा नौकरी पे चाहिए, नौकरी पे कैसे चाहिए, उत्तर है कैसे भी चाहिए, बायहुक और बायकुक। हाँ कैसे भी चाहिए। तो अब या तो मैं उसको पढ़ाऊं ट्रेंड करूं उस एंगल पे कि कल को जिस भी टेस्ट में जावे अपनी जितनी भी प्रोसेस उसने क्लियर करे और सिलेक्शन लेटर ले आवे जी। या फिर मैं अपनी अकल के घोड़े दौड़ाऊं, देखूं गड़बड़ गड़ा है किला गला देखा। अब लूप होल ढूंढो या जैक्टो जो भी सिस्टम है। अच्छा, नौकरी का मामला ऐसा है कि नौकरी नो कोनी के है, अल्टरनेटिव है या चॉइस का है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो चल गया काम। अब नौकरी चाहिए और हर हाल में चाहिए। नौकरी मतलब आपकी पूरा अस्तित्व का आधार है, ये मान के चलो। अगर किसी परिवार ने के मोस्टली परिवार मान लो अब तो, अगर किसी परिवार के अंदर नौकरी नहीं है तो पूरा का पूरा भविष्य आपका डावाडोल है कि आगे होगा तो होगा के, आपका सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, आपकी सब कुछ डावाडोल है। इतनी सर्टिफाइड मतलब विचारधारा है या चाहे को पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे कोई भी हो, एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि भाई नौकरी वाला चाहिए, नौकरी चाहिए बस, और सारी चीजें भाड़ में जाओ। ग्रुप डी पे फिल्म ती बन गई, हाँ बनी होगी जी, बने नौकरी यहाँ पे तो बने ही बने। भाई देखो मैं आपने एक बात बताऊं, जगदीप यहाँ पे क्यों आया? कोई जानकार जिससे बात चल रही थी कि भाई जगदीप तू के करावा, मगा भाई छोरे बड़े ने कर ली +2, छोरा ही +1 में हो जाओगा, 10वीं का पेपर देगा, हो ही जाओगा, फेल तो क्यों होगा, वो हो ही जाओगा। तो यूं बोला यार मेरा छोरा +2 जावा है गुरुकुल पे। मगा गुरुकुल जानकार था, मगा भाई फायदा की उड़ा भेजा, बोला +1 में मैंने भेजा था, +2 में आज वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में और बहुत बिल्डअप हो लड़का। मेरी उस छोरे से बात हुई, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। हालांकि भी 10वीं के पेपर होने हैं बेटे के, तो इस चैनल ने मैं दाव पे लगा के ये वीडियो बनाऊं। आप मेरी पिछली जितनी वीडियो देखी होंगी, आपने कोई ऐसा झूठा मामला कोई ऐसा नजर आया नहीं होगा भी जगदीप ने कोई झूठी वीडियो बनाई हो। ये जो एजुकेशन वाली बातें हैं, ये हम हमारे भविष्य के बारे में सोच कर चला। तो उम्मीद करूं कि आप थोड़ा सा विश्वास रखो और आप एक पेरेंट्स, बच्चे ने भी ना लाओ, पेरेंट्स खुद यहाँ आओ, सर से एक बार बात करो, क्योंकि कैमरा फेस करना और सर इन चीजों की ऐड करते नहीं। ऑनेस्टली इनके कुछ बड़े फ्लैक्स बैनर इस टाइप का कुछ हरकत करते नहीं। मैं थोड़ा सा सोचा भी क्वालिटी है तो आ ही जाएंगे, तो भाई सपना तो किसी ने आएगा नहीं, या तो हमने तो बनानी पड़ेगी। ऐसा ही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐड का भाई तो आप तो ये सोचे बैठे हो क्वालिटी है तो आ ही जाएंगे। कई बार ये हो जाए कि काफी लंबे टाइम से बैठे हैं तो ये चीज तो नॉलेज में है ही, इसलिए आप कोई ज्यादा सा बूस्ट इस टाइप का काम करते हैं, खर्चा करने की जरूरत नहीं होती इन चीजों में, खर्च भी तो है। तो भाई यह वीडियो जितने मेरे भाई इस वीडियो ने देखे, गुरुकुल एकेडमी जींद के जुलानी गांव में है। मेरे कहने से एडमिशन कराना ना कराना आपके हाथ में है। आप यहाँ पे आओ, मेरा आज इस एकेडमी पे चौथा चक्कर है, चौथा। आज चौथे चक्कर के बाद यह वीडियो बने, ऐसा ही है सर? हाँ जी हाँ जी, है ना। तो मैं यूं चाहूं कि आप यहाँ पे आओ, सर से बात करो और अपना पेटा भरो। आपका जब जी भर जाओ भाई, हाँ भाई मैं तो बालक ने कराऊं ना कराऊं, आपका पेटा भरे तो छोड़ जाओ, नहीं पेटा भरे तो ना। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करके जाइयो कि भाई आप जब इस एकेडमी पाए तो आपको कैसा महसूस हुआ। एक्सपीरियंस है, 1000 एकेडमिया की वीडियो बनाई होंगी मैंने, तभी मैं दिल खोल के बात कहूँ, आप आओ जरूर यहाँ पे, लेकिन आओ किस लिए? हॉस्टल के लिए। बालक छोड़ना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि बालक अप डाउन कर ले ना सर। अप डाउन में और यहाँ के हॉस्टल में फर्क है। देखो मतलब जैसे बच्चा अपने पास हॉस्टल का है जी, हॉस्टल का बच्चा कहीं से भी आ सके, आप 10 किलोमीटर के पश्चिम बंगाल के बच्चे आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक एडमिशन हमारा पश्चिमी बंगाल से, यूपी से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ बुलंदशहर से एडमिशन है, शामली से है, देखे मैंने बच्चे। हाँ बच्चे हैं। नजदीक का बच्चा पहले तो हॉस्टल ने प्रेफर नहीं करता, अप डाउन आप प्रेफर नहीं कर रहे? अप डाउन हम प्रेफर नहीं करते। अप डाउन करने में समस्या ये हुआ है, पूरा का पूरा जो बच्चे के अंदर मोमेंटम बन रहा है, रिदम है जो वो डिस्टर्ब हुआ है।
घर बच्चा जाओगा, जो यहाँ का डिसिप्लिन है घर जैसे ही बच्चा गया और नेक्स्ट डे बच्चा आया तो यहाँ जो उसने जो डिसिप्लिन मेंटेन यहाँ करा है वो सारा का सारा ब्रेक हो जाए और तार जो धुन है वो टूट जाए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ का तो ये हॉस्टल का बच्चा है, शाम में 10:30 बजे तक पढ़ेंगे बच्चे, सवेरे 5 बजे विसल बज जाए, सवेरे 5 बजे उठ लिए, किसी भी टाइम आपने अगर जरूरत है भाई डिस्टरबेंस है किसी तरह की, नीचे आओ, कोई डाउट है, उसी टाइम बच्चे इकट्ठे कर लिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। घर आ जाए पास है तो पूरा का पूरा रिदम आपकी। छुट्टी के बाद स्टाफ चला जाता होगा घर, फिर नहीं, किससे नहीं, पूछे बच्चे? स्टाफ यहाँ रहा है सर, 4 टीचर हर वक्त रहे हैं, हॉस्टल में ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद मैं टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट है यार है। हाँ, मेरा छोटा भाई है वो उसका सब्जेक्ट है, मैडम है उनका अपना एक सब्जेक्ट है। जो टीचर आवे हैं, दूसरे टीचर आवे हैं, जो 2 टीचर शाम में आवे हैं, जो टीचर सुबह आवे हैं वो अपना 1:30 बजे निकल जावे हैं। तो टीचर्स की का इशू नहीं आता। टीचर तो आपने अगर बच्चे ने रात को 11 बजे भी चाहिए तो भी मिलेगा टीचर का कोई इशू नहीं है। जो बच्चा 9वीं में आपके पास एडमिशन ले लेता है, क्योंकि फिर 9वीं से फिर 11वीं में एडमिशन लेना पड़ा है, 9वीं से जिसने एडमिशन ले लिया +2 तक, उसमें क्या फेर बदला आपने दिखा? भाई 9वीं में वो बच्चा ऐसा होगा, 10वीं में ऐसा, 11वीं और 12वीं में यहाँ से करके गया तो क्या वो यूपीएससी क्रैक कर लेगा? नहीं, यूपीएससी की ये तो कोई गारंटी नहीं यूपीएससी क्रैक कर लेगा बच्चा। जब 9th में हॉस्टल में पेरेंट्स छोड़ रहे हैं तो जो चीजें मैं फील कर रहा हूँ बच्चे के अंदर 9वीं क्लास वाले 9वीं क्लास, क्योंकि वो 8वीं करके आया। हाँ हाँ 8वीं करके आया है। अब उसने 8-7 साल का पहले है, 9वीं में भी आवा बच्चे, 10वीं में भी आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अब यहाँ वह है बच्चे 10वीं में एडमिशन ले आ सकता है डायरेक्ट? हाँ 10वीं में भी आ सकता है। ओके, ठीक है। तो बच्चे के अंदर शुरू में तो कॉन्फिडेंस लेवल आई हो उसका, 1-2 महीने थोड़ा हम ऊपर नीचे रहो है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आते ही फर्क नजर आना शुरू हो गया बच्चे के अंदर। बच्चा ये मान के चलो 2-3 महीने ऊपर नीचे रहोगा, इमोशनली फ्लक्चुएशन नाम है बहुत सारी। उसके बाद बच्चे के अंदर फर्क आने शुरू हो जाए, उसकी लैंग्वेज में काफी इंप्रूवमेंट आ जाए, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आई हो जाए, अपने सारे काम खुद करने लग जाए। एजुकेशन में जो भी उसके बेसिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, जैसे सबसे पहले हम राइटिंग पकड़ा उसकी। राइटिंग में देख लिया बच्चे के अंदर छोटी छोटी चीजा में हिंदी में लिखने में गड़बड़ करने लग रहा है। बेसिक इंग्लिश की ग्रामर में उसने कुछ भी नहीं पता, या पता है तो भी बहुत सारी गलती कर रहे हैं। बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, तो वो शुरू में बेसिक, क्योंकि अपने पास टाइमिंग इशू तो है नहीं कि 40 मिनट का लेक्चर लगना है, तो टीचर जो भी टाइम देगा उसके सब्जेक्ट का अपना पूरा टाइम देगा है। और नो भी को नहीं आपके पास 1 महीना 2 महीना, अब ये पूरा साल है आपके पास, तो बच्चे दिल खोल के उस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कराएंगे। तो जैसे ही बच्चा इमोशनली फ्लक्चुएशन से बाहर निकले है तो सीधा उसका ध्यान किताबों पे, वो क्योंकि अपने पास बच्चा है तो किसी तरह की बंकबाजी कर नहीं सकता। तो आपने कोई भी टॉपिक दिया लिखना, लेंथी लिखवाएंगे शुरू में बहुत ज्यादा, तो उसकी मात्राएं वगैरह हैं, स्पेलिंग्स वगैरह शुरू में ठीक होनी शुरू हो जाए। जब वो चीज ठीक होनी शुरू हो तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाए। जिस चीज खातर शुरू में उसको ऊपर डांट डपट हो है, उसने फिर वो दिखाओगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक नजर आओगा। हाँ कापी बाज के ले आओगा, थोड़ा गवांगे गणा करके दिखाओगा, अपने आप पूछेगा सर कल का काम किया, कॉन्फिडेंस बढ़ जाओ सर। हाँ मामला, तो फिर बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद भी देखा, जैसे सर्दियां शुरुआत हुए हैं, संडे वाले दिन बच्चे अपने लेवल पे पढ़ दे पाए हैं, क्यों उनके दिमाग में और कोई विचार रहता ही नहीं। हाँ। और शाम का, जैसे शाम ने नॉर्मली 9:30 बजे तक बैठा है, तो कई बार बच्चे कहे जी सर हमारा इतना काम करना रह रहा है, अपने आप थोड़ा और 10-20 मिनट सवेरे भी, मतलब कुछ बच्चा सारे काम अपना आप शुरू में थोड़ा उसको बूस्टअप करना पड़ा है, फिर वो खुद करने लग जाए। और उसके बाद जैसे पिछले सेशन में थे बच्चे हमारे पास +2 में, तो उनका अच्छा स्कोर है, 94 नंबर है इंग्लिश में। लास्ट ईयर में जहां से उनका 10वीं का था उड़ता रहे उनके सारे 64 नंबर, 64 तक 94 तक पहुंचे। 64 नंबर दे करके इसने देख लियो काबू मार गेड़ा दिया जाता। हाँ तो रगड़ा पट्टी अच्छी हो गई यार नहीं तो डराओ आप। रगड़ा पट्टी का मतलब न्यू होने के आप पिटाई करा है, मतलब जो पनिशमेंट ला लो या सजा ला लो, ये है कि तूने यू काम नहीं करा तो अब इस क्वेश्चन को तू 3 बार लिख के दिखा। हाँ ये सवाल है, इसको इस पूरी यूनिट ना आप 2 बार करके दिखाओ। इंग्लिश का क्वेश्चन है या इंग्लिश की एक्सरसाइज है, इनको 3 बार करके दिखा, 2 बार करके दिखा, और रिपीटेशन इतना ज्यादा हो जाएगा वो
टिप्स पे याद हो जाए सारी टिप्स चीज। पे याद हो जाए। हाँ, लॉजिक समझना शुरू कर दिया बच्चे। जब दिमाग में 24 घंटे किताबें रहोगी तो हाँ हाँ, वो समझना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरा अभी मैंने क्या देखूं, मेरे बच्चे जैसे जिस स्कूल में पढ़े हैं, एक साल में 365 दिन है, 200 दिन तो सरकारी छुट्टी रहे। नहीं, छुट्टी वाला तो मामला अपने पास है नहीं सर, अपना अब मैं यही सोचूं, मैं जो 200 दिन खराब हुए यहाँ यूज होगी। नहीं, छुट्टी का है अपने पास, जून की छुट्टियां होंगी, उसके बाद ये 7 दिन की छुट्टियां सर्दियां में, वो कोई छुट्टी नहीं। संडे को भी हाफ डे हुआ है। अच्छा, संडे को भी हाफ डे हुआ है। आप जो इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का लेक्चर लगाओगे, उसके बाद जो भी अपने बेसिक्स काम है, कपड़े वगैरह हैं, वो करो। ऐसा खाने पीने की व्यवस्था माँ बाप ये भी देखा भाई खाना पीना कैसा है। खाना पीना, हालांकि यह मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा खाने पीने पे। खाने पीने का तो मेरा देख favorite लीजिए topic तो यही आप है। बिल्कुल लोकल में बैठे हैं आप, चारों तरफ खेत है यहाँ पे। ये तो ऐसा तो है नहीं को महानगर है, यहाँ हरियाली दूर दूर तक दिख दिए को नहीं यार। तो आप जिस साइड में भी देखोगे नहीं, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दिखा हरियाली है। अपने खेत हैं, खेत की फसल है, आटा यहाँ से है, चावल यहाँ से, सब्जी यहाँ से, ऑर्गेनिक की है, ऑर्गेनिक है सारा, इस बात का पता है मेरे को। दूसरा, कैंटीन अपनी कंजस्टेड नहीं है, ऊपर जाके देखो पूरा एक फ्लोर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए है। तो खाने का तो कोई, खाने और रहने का कोई इश्यू नहीं है। खाने और रहने के मामले में तो मतलब बच्चों को जो सुविधा घर में भी नहीं मिलती वो यहाँ है। मतलब बस माँ बाप ने अपना दिल मजबूत करना है, बड़ा को छोड़ना है। हाँ, तो थोड़ा है हॉस्टल में बच्चा, जो पेरेंट्स भेजे हैं तो बच्चा पेरेंट्स से दूर हुआ है। पर एक एक दो बच्चे हैं, अब थोड़ा है इस बात ना छोड़ेगा और कहीं कोई इशू नहीं है। इशू जो आवे है एक ही इशू है और कोई इशू नहीं है कि बच्चा पेरेंट्स से दूर होगा। और सारे बच्चे पहली बार आए हैं, तो शुरू के 2-3 महीने बच्चा ऊपर नीचे हुआ है, इमोशनली फ्लैक्चुएट हुए है। और जो बच्चे ज्यादा लाड प्यार में हैं, उनकी समस्या थोड़ी ज्यादा, थोड़ा पैम्पर किड हैं जो से, वो प्रॉब्लम क्रिएट, पोटैटो बॉय मामला थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। सब्जेक्ट अगर हम 10वीं की बात करें, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सब्जेक्ट तो सारा टोटल एनसीईआरटी का है सिलेबस, वो है बोर्ड का सिलेबस है, वो हमारा अपना कोई सिलेबस नहीं है। आपकी ऐसी कोई खुद की कोई किताब नहीं, किताब के नाम पे पैसा लूटोगे? मैं लूटोगे ही बोलूंगा, मैं लूट, ऐसा कुछ लूट वगैरह का नहीं है। सिलेबस है, रिकमेंडेड सिलेबस है। सरकारी स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाए वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, गाइड वगैरह नहीं लगवाते किसी की। टेक्स्ट बुक पढ़नी हो है, उसके अंदर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सारे की सारी उसे के ऊपर काम हुआ है, वही मेन चीज है। फीस वगैरह कैसे लो इकट्ठी एकदम? फीस 2 बार लेवा सर, एक बार शुरू में, एक बार दिसंबर में। अब सबसे ठाडा सवाल, मान लो मैंने मेरा बेटा भेजना है, क्या ऐसा मुमकिन है कि जी हफ्ता 10 दिन बेच कर देख लिया तो जो खाने पीने का खर्चा मैं दे दूंगा, हाँ, या जो आपकी जो नॉमिनल चार्ज है वो दे दूंगा, लेकिन एक बार बेच कर देख लिया? तो यू इस चीज ने तो हम खुद ही प्रेफर करा है। अच्छा, हाँ, मैं सोचा मैं इस सवाल की पूछना ठीक था, लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स बात है मेरी। अब कई बार क्या हुआ है, फीस दे दी पेरेंट्स ने, आधी फीस जमा करवा दी, और बच्चा महीने बाद, हाँ, महीने बाद या 15 दिन बाद ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। तो कई बार शर्म में लगा लो या किसी भी वजह से पेरेंट्स को नहीं बोल पाते इस चीज ने, तो एक अजीब सी घुटन की स्थिति रहे। हर बच्चा, मतलब सारे बच्चे हॉस्टल में को नहीं रह सकते। एक आप किसी ने भी पकड़ लिया, वो कहते मैं हॉस्टल में रह जाऊंगा। कुछ बच्चे रह सके हैं, कुछ बच्चे कुछ दिन के बाद रह सके हैं, कुछ तो चाहे आप पूरी साल रख लो तब भी नहीं रहने उन्हें। तो उनको शुरू में कहते हैं भाई अब अपना ये मामला है, आप ले जाओ। हाँ, इसमें ले जाओ इसके, मतलब क्योंकि आप उसको ट्रेंड तो कर नहीं पाओगे, पढ़ाना भी तो है, वो रखना थोड़ी ना। वो आपके पास पढ़ेगा, उसका रहना सहना भी है, उसकी सेहत भी है, उसका खान पान भी, सारी चीजें आप एक, मतलब एक टीचर की भूमिका भी निभानी है, पेरेंट्स की भी निभानी है, दोनों जिम्मेवारी होगी हमारे ऊपर। तो जहां से ज्यादा इश्यू आवा है, उस बच्चे को बोला पेरेंट्स को, अगर लगे है मामला फेवर में आ जाएगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो भाई अपना जो कुछ है ले जाओ। उस स्थिति को क्या आप समझो, 9वीं से +2 तक आपके पास मेरा बेटा पढ़ा, फिर उसके बाद उसका एडमिशन होना ग्रेजुएशन में, वहां पर हमने फीस दे दी। ग्रेजुएशन के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर हमने वहां फीस दी, फिर नौकरी की कोचिंग की फीस दी, फिर अगर नौकरी में भी रनिंग में चलेगा कि नहीं चलेगा, उस दिशाओं को, उन स्थिति को आप कैसे देखो भाई? यहाँ पे भेजने का फिर फायदा क्यों है? फीस का तो मामला ये है कि इतने साल का जो है तजर्बा, उसके बेस पे ये केस का, हाँ, कि अगर मतलब जो फाउंडेशन ईयर हैं स्कूलिंग के, ये जो 3-4 साल हैं जी,
6th क्लास से लगा लो। 6th क्लास में तो बच्चा थोड़ा हाँ उसने ये है कि थोड़ा आप अपना खा पी के थोड़ा अच्छी से अपना विकास करो पहले जी। लेकिन 9वीं के आने के बाद क्या है, 9वीं में और 12वीं तक का सिलेबस आगे जितनी भी आपने जानी है तैयारियां हैं। हाँ, जितनी भी तैयारी है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनका बेस है। अगर उसमें आपने जान झोंक रखी है और आपके टीचर ने वो चीजें अच्छे से आपके अंदर ड्रिल कर रखी हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, तो आगे कहीं इस तरह कोचिंग वगैरह का तो है नहीं है कि दोबारा बार बार आप फीस दो। तो आपका कहने का मतलब ये है भाई, अगर वो +2 यहाँ से कर लेता है 4 साल पढ़ लिया, अगर हमारे पास कोई बच्चा हुआ है, देखो ऐसा है नू तो मैं कह नहीं सकता कि माम जो सा पढ़ावा उस दुनिया में को पढ़ांदा ही नहीं, सारे पढ़ावे हैं, ठीक है, हो सके हमारे तो भी बढ़िया पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन हमारे दो रहा है आने बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट आऊ हो के जी। सबसे पहले पूरा टाइम बच्चे का यूटिलाइज होगा, क्यों बच्चा हॉस्टल में है जी, 24 घंटे हमारा दौरा है, मामली आड़े हैं, ठीक है, टाइम की कोई इश्यू नहीं है। जो बढ़ती उम्र में है वो हर एंगल पे विकसित बड़ा होने लग रहा है, साइकोलॉजी, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ बच्चे के दिमाग में एक पूरा तूफान उठने लग रहा है, वो चैनलाइज करना है, उसकी संगत के ऊपर भी नजर रखनी है, सारा कुछ करना है, तो दौरा रहा है तो पूरी तरह से मॉनिटर माहौल में रहा बच्चा, उसकी संगत भी आपको पता, आपके बच्चे की उठ बैठ किस तरह के बच्चे में है, इधर उधर होने से भी बच्चा बच गया, ठीक बात है। रियल रिपोर्ट रहो बच्चे की, झूठी साची रिपोर्ट बना के नहीं दे सकते। न्यू है भाई टेस्ट लिया था इसमें 50 में तो 50 नंबर आ गए। एक मतलब दूसरा है कि आप सिलेबस ने थोरोली पढ़ाओगे, बार बार पढ़ाओगे, प्रैक्टिस कराने का आपके पास टाइम है। सवेरे सपोज करो कि सुबह का दिन हो गया आपका 5 बजे से शुरू, 5 बजे से उसके बाद कैंटीन में जाने के बाद आप 8:30 बजे क्लास में आए, फिर 2 बजे तक क्लास में रहे, 1:30-2 बजे के बाद फिर कैंटीन में, 3 बजे फिर आप नीचे आ गए, 5 बजे तक फिर रहे, फिर 7:30 बजे फिर नीचे आ गए। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस में मतलब जो सिलेबस रिपीटेशन में एक दिन की, अब नॉर्मली आप 9th में और 11th में ज्यादा ध्यान देंगे नहीं बच्चा का, नहीं अनइम्पोर्टेंट क्लास में उसके अंदर बहुत सारा स्टफ है, बेस वही है। हाँ जी, 10वीं क्लास पर और 12वीं क्लास में थोड़ा बोर्ड के हिसाब से आज बोर्ड की क्लास है, ध्यान दो। तो पेरेंट्स का जो मामला पे जिसका बच्चा 10वीं 11वीं में है, वो तो नुए मान के चल लेने 10वीं में 6 नंबर आ जाओ, बस उसकी यहीं तक है मामला, उसका इस आगे का मामला है वो सोचा ही नहीं पाता, उसके बुद्धि में को नहीं आंदा कि यू सिलेबस है, आज से 2 साल बाद जहां जाके परीक्षा देनी है उड़े भी यू ही जाना है। एनसीईआरटी का सिलेबस ही रिकमेंड कर रहे हैं, भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, एनसीईआरटी जितने भी बोर्ड हैं एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर जा ही नहीं सकता कोई। और जितने भी पेपर होने हैं वो सारे के सारे अपने जितने भी क्वेश्चन उन्हें ठाने हैं एनसीईआरटी में ठाने हैं। जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशन है, जितने भी नोट्स कोई एकेडमी या स्कूल बनवा हुआ है, वही सारा का सारा कंटेंट एनसीईआरटी में से ही उठ के वो सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स के अपने बुक्स के माध्यम से बच्चा ने परोसा है। बात वही है, घुमा फिरा के इसका अन्ना उड़ान को पकड़ ले, घुमा के उड़ान को पकड़ ले। नीट सर 3-4 साल इस लेवल पर पढ़ा ले, या फिर बाद में बार बार आज आपने पीएमटी की देनी है, आज जेई की देनी है, आज आपने यूपीएससी की करनी है, आज एसएससी की करनी है, ऐसे करते रहो बार, तो उसमें कुछ ज्यादा आने जाने हाँ घना सिलेबस ऐड को नहीं होता। अगर किसी कोचिंग सेंटर में कोई बच्चा जाओगा तो वहां का जो स्टाफ है, टीचर जितने भी हैं, वह जान उस स्टफ ने चैनलाइज करेगा, इजी वे में बता देगा, तेरी सारी मेहनत बच जाएगी, उन्होंने पहले ही तय कर रखी है, उसके बदले में आपने फीस ले लेगा। पढ़ना तन्ना है वो याडा पढ़ ले, ओडा पढ़ ले, कहीं पढ़। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जब मैं 10वीं 11वीं में 10th में इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जब कोचिंग सेंटर में गए पढ़ाई आसान लगने लगी। कोचिंग सेंटर में शुरू का जो शुरुआती दौर हुआ है, शुरू का इंप्रेशन हुआ है, सोल ट्रिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, डेमो क्लास वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कंटेंट हुआ है, सिंपलीफाई हुआ है, बेहद ज्यादा सिंपलीफाई तरीके से बतावा है। मूर्ख बच्चे ने लगा हो ईब तक जो सा पढ़ रखा था वो तो कुछ भी नहीं था, ईब होया चालू मामला लेकिन वो सारा का सारा एक स्ट्रेटजी हो है। तो बाद में पढ़ना तो इसे तरीके तो है जो रूटीन में पढ़ दे आए, वो जो इतना तूफानी कंटेंट है वो सारा 2 ही दिन का हुआ है। कुछ नहीं आनी जानी होती, 2 दिन के अंदर आपसे फीस ले ली, ये फिर जो नेचुरल
फ्लो में चलेगा वो, ये बैच है इनमें बैठो और पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन जिस तरीके से जिस एनर्जी के लिए पढ़ाया है बार बार पूरे 3 4 5 महीने या पूरा 1 साल उसी तरीके से, वो एक स्टेप है। जैसे वो ट्रिक थी भाषा, वो बाबर, हाँ, वो हुमायूं, ट्रिक, अकबर, जहांगीर। शॉर्ट ट्रिक का अगर आपके बेसिक्स अच्छे से तैयार हैं तो शॉर्ट ट्रिक काम आएंगे। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कितनी शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएंगी। ठीक बात है। आप हिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक, हिस्ट्री में 4 बातें तो मतलब पूरी हिस्ट्री याद होगी ना नहीं तो ये तो फिर ये मूर्ख बनाने की बातें हुआ। तो अभी जो आप यहाँ तैयारी कराने लग रहे हो एनसीईआरटी, वो क्या रट्टा है? मतलब एक चीज, एक लेसन आज दिन में ही 4 बार पढ़ दिया वो याद ही होगा, या रट्टा है, या उसका कोई टेक्निकल आप सोचो भाई यूं याद होगा? यो आपकी क्लास में 30 बढ़ के 30वां का अलग दिमाग है, एक साइंस में होशियार है, एक मैथ में होशियार है, एक इंग्लिश में होशियार है, एक एसएस में होशियार है, कैसे आप उन्होंने इक्वल करो? इक्वल तो सर ऐसा है, अपना अपने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर हैं। जैसे मेरे पास बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अब इस एक कंक्लूजन पे भी टीचर एक टाइम के बाद ही आवा है कि आपने बार बार मेहनत करनी है। आपको जादूगर नहीं है एक बार करे यार बच्चा ने ये मैंने तो बता दिया, आपको आना ही आना चाहिए। मैं अब आपके बच्चे देखो था, आप इंग्लिश के, मैं इंग्लिश में पूछू था उनसे इंग्लिश की, भाई इस लाइन की हिंदी की इंग्लिश की होगी, 1 सेकंड में बताओ। हाँ तो जब उन पे बार बार उस चीज पर काम हुआ है, आपने आज कोई चीज पढ़ाई तो कई बार तो ये हुआ है कि जो चीज पढ़ाई गई है वह 100% समझ में आवे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपने पढ़ाया है कंटेंट उसमें से कुछ बच्चा समझेगा, ठीक है, फिर आप दोबारा पढ़ाओगे तो उसमें तो कुछ कंटेंट फिर समझ लेगा। तो बैक टू बैक उसकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करवा रखी है। अगर बच्चे का सिलेबस में पकड़ है तो उसकी पकड़ इस बात पे निर्भर कर रहा है कि टीचर ने इसके ऊपर मेहनत कितनी कर रखी है, कितना डेप्थ में कर रखी है। जितने गहराई से वो आंसर बताने लग रहा है तो टीचर ने मेहनत भी उतनी कर रखी है। बेसिक सी बातें बताओ तो बेसिक सी कर रखी है। वो जो 2 4 बात बता दी, 2 4 को नहीं बताई तो भाई इतनी एक बता रखी होंगी उसने, यानी कि पूरा टीचर उसके अंदर मगन हो गया, पढ़ाई नहीं रखा। अब पढ़ाओगे सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि एकेडमी के टीचर पढ़ावे हैं और अपनी तरफ से बेस्ट देंगे सारे जी। अब हर टीचर के पास तो 5 घंटे 7 घंटे का टाइम है को नहीं, ठीक बात है ना, उसके पास 10 घंटे का टाइम बच्चे अंदर देने का। अब जितने भी स्कूल की टाइमिंग फिक्स है, 8 बजे स्कूल लगेगा, 2 बजे छुट्टी जी। उसके बाद इसके दौरान अपने बच्चा एक लेक्चर फ्री भी करना है, हर सब्जेक्ट का लेक्चर भी लगवाना है, कॉपी भी चेक करनी है, सुनना भी है, तो टाइमिंग का इश्यू भी आवा है। हॉस्टल में जब बच्चा आवा है तो टाइमिंग इश्यू ये तो आपका उसे टाइम आपका खत्म, प्लस पॉइंट हो गया कि आपका दो टाइम में टाइम है। आप आपका सब्जेक्ट पर आप 1 घंटा दो 2 घंटे दो, अगर उस पर कितना टाइम दे लो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट है जो करे भाई, मैथ का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, सिलेबस मैक्सिमम हो जाए, बच्चों के लिए इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है, इंडिविजुअल अटेंशन ज्यादा मिला है। एक बच्चा है, एक बच्चे के साथ मैं 10 मिनट बैठ जाऊंगा, 15 मिनट बैठ जाऊंगा, आधा घंटा बैठ जाऊंगा, बता करके दिखा, दौड़े बिठा लिया, या लाइन इसके स्पेलिंग ऐसे लिखने हैं, यू फॉर्मूला ऐसा करना है, इसकी मात्रा अनुलानी है, इसके अक्षर छोटे लिखने हैं बड़े लिखने, हर एंगल तक तो बच्चे पे काम होया। वो दूसरे जिसके दौरे टाइम की शॉर्टेज है, चाहे वो कितना बेस्ट टीचर हो, वो इतना प्रोडक्टिव आउटपुट आवेगा नहीं, फाउंडेशन है। और परसेंटेज तो आ जाएगी, परसेंटेज तो जो जितना टाइम है उसमें निकल जाओगी, 90 भी आ जाएंगे, 95 भी आ जाएंगे, 70% भी आ जाएंगे। लेकिन उस आगे भी एग्जाम है, उसे सिलेबस पे है, उन्हें किताबा में तय है। या तो पेरेंट्स अपना अपने तैयार कर ले के मैंने एक बार और फीस दे देंगे, एक बार और टाइम दे देंगे, 1 साल 10वीं में दे दिए, 1 साल और दे दिए, ठीक है, दे जाओ, साल भी दे जाओ और पैसे भी दे जाओ। या फिर इसे साल नीच सर पढ़ ले, साल भर पढ़ ले, और तो बच्चा थोड़ा काम भी किए है, पढ़ना ही है। लड़के लड़कियां 10वीं 12वीं तक ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं जो नॉर्मली 5-7 साल पहले गए तो सारे घर के काम भी करने पड़ती, तो चाय का कप भी नहीं लेते, तू सिर्फ पढ़ाई कर। इस हद तक की टाइमिंग मिला है बच्चे ने। लेकिन घर में थोड़ा हा टाइम बच्चा इधर उधर भी लगा हुआ है, फोन पकड़ लिया, फोन का सब तो मोटा इशू चल रहा है, उस तक पंडा छुट जाए। हाँ, फोन का तो के सब शुरू में एडमिशन हुआ नहीं तो सब तब जो मेन शिकायत पेरेंट्स लेके आए हैं वो फोन नहीं किया हुआ है जी, फोन ले लेगा मेरा छोरा, फोन में टाइम जरूरत से ज्यादा पास करे, कहाँ पास करे, कई बार इस चीज की को है ही नहीं पेरेंट्स ने जानकारी। 10वीं 12वीं का बच्चा कहता है बस दो फोन का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब अकेडमी में है, हमारा दो प्लस पॉइंट है, यू हम फोन अलाउड ही नहीं करते,
है ना। तो जो इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन कुछ इसके फायदे भी हुए हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारा ठीक है। स्टडी मटेरियल है, लेकिन न्यू थोड़ा नहीं है कि सारा नुकसान ही नुकसान है। लेकिन एनसीईआरटी जब बुक रही फिर की जरूरत हाँ, है? लेकिन जब सारे दिन टीचर का उसमें रहा है तो फोन का कंटेंट की कोई जरूरत नहीं उसने। तो ये हो गया मामला। तो यहाँ हमारी उसके अंदर जो मैं एकेडमी में बच्चा आया हॉस्टल में, पेरेंट्स को ये प्लस पॉइंट फ्री में मिल गया, इनडायरेक्टली छुटा पेंडा उससे। हाँ हाँ बिल्कुल, खर्चा बचा एक बात, बच्चे की आदतें सुधरी दो बात। तो एक नहीं है हॉस्टल में, बैक टू बैक थोड़े थोड़े बच्चा अपने काम सारे खुद करेगा, डिसिप्लिन आऊगा। हाँ हाँ, अपना उसका रूम है, रूम में उसने अपना कपड़े हैं, बिस्तर है, अपने किताबें वगैरह जो कुछ पूरी तरह वेल मैनेज्ड रखनी है। नहीं तो फिर हम देखा मैं उसने यूं क्यों खैर ऐसा कर रखे। पेरेंट्स का इस लेवल का कंट्रोल को नहीं होता। पेरेंट्स तो बड़का के जूते भी फिर देखो दे बांधे। हाँ हाँ, कई बार 9वीं 10वीं तक भी चला जावा है यू मामला। हाँ, अच्छा, जो प्रैक्टिकल है पेरेंट्स से लिख देंगे, प्रैक्टिकल पर जाके स्कूल में चेक करा लिए। जरा बड़े जो हैं बच्चे के बड़े बाण भाई हैं वो भी लिख के देते हैं। समझो आप सारी बात को। हाँ समझा तो बढ़िया, ऐसे थोड़ी अलग दुनिया में तो थोड़ी निकल के आ रहे हैं। अब बच्चिया में टाइम पास सुबह से शाम तक बच्चिया में रहा तो ये चीजें ऑब्जर्व हुए हैं उनकी, बच्चा कहाँ तक जा सके है। अगर अच्छा करेगा तो डेडिकेशन किस लेवल का बच्चे के अंदर डेवलप होगा। अगर वो सियाना बनने लग गया है तो कड़ाई तक वो डावाडोल हो सके है। बेसिक कंसेप्ट तो पकड़ लिया जी। देखा भाई, हमारे रविंद्र सारण जी अभी तक इन्होंने वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा भाई बच्चा ने भेजो। क्यों? क्वालिटी पे इन्होंने फोकस सिर्फ क्वालिटी पे है। और यहाँ पे के कराने लग रहे इन्होंने पता है। यह बात मैं तीसरी बार कहूँ आपसे, एडमिशन कराना ना कराना आपके हाथ में है, लेकिन एक बारी यहाँ पे आओ, इस गांव में आओ, इस गुरुकुल एकेडमी पाओ और सारी बात घूमो फिरो। ऊपर जो हॉस्टल है, जो किचन है, बालका से जो रैंडमली जो बालक घूमे उनसे बातचीत करके देखो, फिर सर से बात करो, आपका पेटा भरा है, वो सबसे ज्यादा मेरा भरा है। इसीलिए मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाना आया हूँ। तो सर, अंतिम बातें क्या कहना चाहेंगे आप हमारे विद्यार्थियों को? अब उनका पेपर है फिलहाल। तो देखो, या अंतिम तो क्या है सर, मतलब एक निष्कर्ष निकाल लो इस चीज को। एजुकेशन पे पैसा खर्च हुआ है सिर्फ इस लिहाज से कि 2 3 4 साल के बाद वो मेरा सारा का सारा रिकवर हुआ नौकरी के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में अच्छी एजुकेशन मिलेगी, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा इंसान तो बनता रहेगा वो, अगर उसकी एजुकेशन प्रोडक्टिव है और कल को वो कहीं 2 पैसे कमाने लायक बने, कोई जॉब, कोई अचीवमेंट हासिल करे है, कोई छोटे से लेके बड़ी तक, आप डी ग्रुप से लेकर यूपीएससी तक आपके पास खुला ऑप्शन है। कोई आपका जो मन करे वो आप बेंचमार्क सेट करो, हासिल करो। लेकिन उसके लिए ऐसे कोई चमत्कार एक दिन में को नहीं होता कि मैंने 2 साल मेहनत करी, 1 साल मेहनत करी या 3 महीने मेहनत करी, कोई एकदम से निकले है बार। वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। स्कूलिंग टाइम से अगर थोड़ा बहुत टाइम बच्चे का निकल भी गया तो अपन मान लिया एक लाइन मान लिया 9वीं क्लास से लेकर 9वीं तक, +2 तक भी 4 साल डेडिकेटेड हो गए। पेरेंट्स और टीचर अपनी ट्यूनिंग बनाया गया, बच्चे के ऊपर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो एग्जाम सिस्टम कर रखा है। आपने कोई भी एग्जाम देना है, कोई भी नौकरी के लिए एग्जाम देना है, इस एग्जाम में इतने % लिया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हो और आप मेडिकली फिट हो, नौकरी ज्वाइन करो। इतना साफ सुथरा, इतना ट्रांसपेरेंट काम तो पहले तो था ही को नहीं। पहले तो मामले में कई तरह के ऊपर नीचे सिस्टम थे, रजिस्ट्री चलेगी। सिलेबस है, यू सिलेबस है भाई, 4 साल का सिलेबस आप पढ़ लो। उसके अंदर, उस 4 साल का सिलेबस के अंदर थोड़ा सा सिलेबस और जैसे करंट वगैरह का है, थोड़ा रीजनिंग वगैरह ऐड करने के बाद अगर आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो कोई भी टेस्ट बच्चा आराम से क्वालिफाई कर लेगा। 80 85 90% में कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, एचएससी का एग्जाम हो, उसमें आसानी से, अभी जैसे पुलिस के पेपर हुए हैं, अपने ट्रेनिंग खत्म हुई है हरियाणा पुलिस की, उसमें 10-12 बालक हमारे। तो अच्छा स्कोर था, स्कोर करने के बाद हो गए पेपर तो आपका क्वालिफाई हो गया। अगर बेल्ट की नौकरी करनी तो फिजिकली फिट होने चाहिए, दूसरी नौकरी करनी है तो उसके हिसाब से जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट उससे फिट होना चाहिए।
तो यूँ है कि भाई अपना हमारा इस एजुकेशन में हम काफी टाइम दे रखा है, तो बारीकी ये है, निष्कर्ष ये निकला है कि किताब अगर नीत सर पढ़ रखी है तो आगे जो आना है आउटपुट उसके दम पाना है, तो हम उस चीज के लिए हम एक ऑप्शन देवा। ठीक बात। हाँ, अपने पास एकेडमी है, हॉस्टल है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास 18-20 साल का तजर्बा है। अगर किसी ने लगे है कि इन बातों में है गुंजाइश तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। भाई हमारे मास्टर जी हाँ, आई आदमी है भाई। तो आप अपनी प्रतिक्रिया तब देना जब आप यहाँ पे आओ, घर पे बैठ कर सोचना नहीं है। यह वीडियो क्योंकि ये चैनल मैं आपसे क्यों कहूँ यहाँ पाओ, मैं मेरे चैनल पे दाव पे क्यों लगाऊं, क्योंकि मेरा पेटा भर रहा है। बड़का से आकर मैंने बात करी है, बड़का के ऊपर भी वीडियो बनावांगे, स्पेशल बनावांगे, स्पेशल ही दिन आवांगे, नो नहीं बना दे कि आज जी आ गया, आज जी सारी रात कट के नहीं। आपका पेटा भरा है, आप यहाँ पे जब आओगे, जब इनसे मिलोगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पर काम करांगे। सिर्फ अपने बड़का खत्तर या एकेडमी मन अच्छी लगी, मेरी पर्सनल चॉइस। आप आओ तो आप अपनी टाइप प्रतिक्रिया जरूर देना। यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।